हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके साथ आपका सिलेबस फॉर सेमेस्टर सेकंड एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। इसका नाम है जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अभी तक हमने सारे अप्रोचेस पढ़े थे, बट अब बात आती है विमेन की, अब बात आती है जेंडर की। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में अब हम समझने वाले हैं जेंडर के बारे में। जेंडर किस तरीके से फंक्शन करता है और जेंडर लेक्यूना किस तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में है, किस तरीके से विमेन अंडर रिप्रेजेंटेड है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, ये चीज़ हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी आपको पता है कि इक्वालिटी एंड लिबर्टी की बात करती है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। जब हम इक्वालिटी लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लिबर्टी लिख देते हैं, जस्टिस लिख देते हैं, इससे ये नहीं हो जाता कि एक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस सारी चीज़ें सोसाइटी में इंश्योर भी हो गई है। तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि मार्जिनलिटी का इशू आता है, रिप्रेजेंटेशन का इशू आता है। ये सारे इश्यूज आते रहते हैं और ये सारे इश्यूज को जो है मतलब कहीं ना कहीं आपको टैकल करना होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में भी आप देखेंगे कि जेंडर लेक्यूना हमेशा से बना रहा है। अगर आप अभी तक के देखें कि कितनी विमेन जो है प्रेसिडेंट बन चुकी है कंट्री की, या कितनी विमेन जो है कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी है, या अभी तक आप देखेंगे कितनी विमेन जो है क्या कहते हैं कोई भी तरीके की लीडरशिप पोजीशन संभाल रही है, एज सीएम और सो। तो ये एक तरीके का जेंडर लेक्यूना आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है यही चीज़ को जो है टैकल करता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जेंडर लेक्यूना वाला सेक्शन। इसमें ये बताया जाता है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप लीडरशिप रोल्स पे अभी भी जो है सिर्फ और सिर्फ मैन ही आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अब जो है कोशिश की जा रही है कि ये विमेन का जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है, इसे जो है कहीं ना कहीं आपको देखा जा रहा है कि इसको जो है सॉल्व करने के लिए स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ले रही है। कैसे स्टेप्स ले रही है आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसमें विमेन के अंदर विमेन के लिए पंचायत जो है उसमें आपको देखने को मिलता है 1/3 सीट्स जो है उनके लिए रिजर्व की गई थी। और रिसेंटली इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। जेंडरिंग लेक्यूना एक सब्जेक्ट है जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ते जा रही है। और अब जो है हमें समझना है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है और क्यों विमेन को जो है विमेन को अंडर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, विमेन को नहीं देखा जा रहा। मतलब ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिस वजह से आपको देखने को मिलता है कि विमेन जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर लेक्यूना है क्या। तो जेंडर लेक्यूना क्या है, इसे समझना बहुत आसान सी बात है। जेंडर लेक्यूना एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस और जेंडर दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है उसको स्टडी करना जो है, हम कहते हैं कि एक लेक्यूना क्रिएट हो रहा है जेंडर का इन द स्पेयर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसे हम जेंडर लेक्यूना कहते हैं। इसमें विमेन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनके पर्सपेक्टिव हैं, उनके नरेटिव्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है कंपैरेटिव लिटरेचर में इनकी ली जाती है। अब ये जेंडर लेक्यूना का अगर हम इमरजेंस देखें, इसके रीजंस देखें, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये है कि जैसे कि हमेशा से विमेन को सबॉर्डिनेट रोल पे रखा गया है और उनको जो है उनकी जो स्टडी है उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। तो ये एक चीज़ है कि जैसे कि फेमिनिस्ट मूवमेंट राइज हो रहे थे, तो वैसे ही ये उसके साथ आपको देखने को मिलता है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी जो है विमेन के रोल्स की जो है एम्फोसिस जो है वो बढ़ता चला गया। और इसमें विमेन के बिहेवियर को भी स्टडी किया जा रहा था। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल होता क्या है कि विमेन एंड मैन दोनों को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। विमेन ऑल्सो हैव वोटिंग राइट्स, मैन ऑल्सो हैव वोटिंग राइट इन इंडिया। लेकिन होता ये है कि अक्सर ये देखा जाता है वोटिंग बिहेवियर को अगर हम देखते हैं तो अक्सर विमेन की खुद की कोई वॉइस नहीं होती, वो लोग उसे ही वोट देते हैं जो उनके मेल मेंबर्स ऑफ द हाउस जो है जिन्हें वोट देते हैं वो उन्हें ही वोट दिया करते हैं। इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो मेल कैंडिडेट्स में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पॉलिटिकल पार्टीज में अगर कोई खड़ा होता है तो उसमें मेल कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है देन फीमेल कैंडिडेट्स। ये भी जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अल्दो आपको देखने को मिलता है विमेन के नाम पर रिजर्वेशन भी किया गया इंडिया के केस में, लेकिन होता क्या है पता है आपको, विमेन को खड़ा कर दिया गया एज अ नॉमिनल हेड और उसका हस्बैंड, उसके फादर या उसका ब्रदर उसकी जगह पे जो है कंटेक्ट कर रहा है इलेक्शन। से नाम पे ऑन पेपर जो है वो विमेन का वोटिंग है, बट सारा जो हैंडल करने वाला जो रहेगा वो पर्टिकुलरली कौन करेगा, मेल ही करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है जब आप जेंडर लेक्यूना को स्टडी करते हैं। और विमेन क्यों पॉलिटिक्स में इतना पार्टिसिपेट नहीं करती, और सेकेंड आइडिया इज दैट कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है और कुछ कंट्रीज ऐसी है जहाँ पर विमेन का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस इन दोनों चीज़ों में आपको देखने को मिलता है कि क्या डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है और जिस वजह से जो है इस तरीके की चीज़ें हो रही है।
नाउ टॉकिंग अबाउट जेंडर लक्यूना इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तो जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की या डेमोक्रेटाइजेशन के आइडिया की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आती है इंक्लूसिवनेस। व्हाट इज इंक्लूसिवनेस? मतलब हम जो है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करें, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो बेसिक आइडिया था वो क्या था कि इट इज़ अ रूल ऑफ पीपल। ठीक है, अब पीपल में जो है वो सब लोग आएंगे, चाहे वो आप देखेंगे फीमेल हो, मेल हो, पुअर हो, रिच हो, कोई भी कास्ट का, कोई भी क्रीड का पर्सन हो, इसमें सब लोगों को इंक्लूड किया जाएगा। तभी तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो दी गई है। इट मीन्स दैट कि एनी पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैज़ द राइट टू वोट, चाहे वो मैन हो, चाहे वो वेमेन हो, चाहे वो लिटरेट हो, चाहे वो लिटरेट ना हो। ठीक है, चाहे कोई भी रिलीजन, कोई भी आप देख सकते हैं कोई भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड का हो सकता है, बट ही और शी हैज़ द राइट टू वोट। तो यही जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया है, और यही जो है एम्फसाइज करता है इंक्लूसिवनेस पे। लेकिन ये इंक्लूसिवनेस जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है लीगली, बट ये आपको और प्रैक्टिकल टर्म्स नहीं देखने को मिल रही है, और यही चीज़ के बारे में हम जेंडर लेक्यूना में पढ़ते हैं। अब देखिए, आपको देखने को मिलता है कि जेंडर स्टडीज अपने आप में एक अलग डिसिप्लिन इमर्ज होकर आ रहा है। बहुत सारे डिसिप्लिन में आपको अक्सर जेंडर पढ़ा दिया जाता है, जैसे कि आप कुछ और पढ़ रहे हो लेकिन साथ में थोड़ा बहुत मिलाकर जेंडर भी पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जेंडर इनक्वालिटी पढ़ा दी जाती है, फीमेल की तरफ बायसेस पढ़ा दी जाती है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पार्ट अभी तक जेंडर जो है वो नहीं बन पाया है। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं एज अ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आप फेमिनिस्ट मूवमेंट्स तो पढ़ते हैं, बट आप यहाँ तक की जो है चीज़ें आ रही है कि आपको ऐसा सेपरेट जो है रिसर्च पार्ट जो है जेंडर का स्टैब्लिश नहीं हो पाया है, जहाँ पर आप जेंडर के बारे में डिटेल में स्टडी कर पाए, जहाँ पर आप ये स्टडी कर पाए कि क्यों विमेन जो है वो आगे नहीं आ पा रही है पॉलिटिक्स के अंदर, क्यों जो है आपको देखने को मिलता है कि ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से विमेन जो है कहीं ना कहीं एक जेंडर लेक्यूना है विमेन का इन दी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसी वजह से आपको ये चैप्टर जो है प्रोवाइडेड है, क्योंकि ये चीज़ पे ध्यान दिया ही नहीं जा रहा कि विमेन पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही। किसी को इससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि विमेन पार्टिसिपेट करे या ना करे। जिसे हमें लीडर बनाना है लीडर बन जा रहा है, लेकिन विमेन पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको ये जो जेंडर लेक्यूना की स्टडीज़ दी गई है, इसलिए दी गई ताकि आप इस चीज़ पे सोच विचार कर सकें। अब एक और चीज़ इम्पोर्टेंट आ रही है जब आप बात करते हैं कि जेंडर लेक्यूना को स्टडी करना है, तो स्कॉलर्स में थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसमें आपको एक देखने को मिलता है, पहला स्कॉलर्स ये कहते हैं कि हमें जो है जेंडर को एक अलग तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक अलग से हमें एक सब्जेक्ट बनाकर पढ़ना चाहिए। बट दूसरे स्कॉलर्स ऑन द अदर हैंड आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम इसे एक सब फील्ड के अंदर पढ़ेंगे तो वुमेन का इंटीग्रेशन होगा, बिकॉज जेंडर को अलग से पढ़ लेंगे। जेंडर स्टडीज़ का पेपर भी निकला है आजकल, आप पढ़ सकते हैं। जेंडर स्टडीज़ आपको इसमें जो है बैचलर्स भी आप कर सकते हैं आजकल। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि अगर आप विमेन को एक अलग टॉपिक बनाकर पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं विमेन का जो इंटीग्रेशन है मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये एक स्कूल ऑफ थॉट जो है आर्ग्यू करता है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये आती है कि लीजा बेल्डर्स बताती है कि दोनों भी डेफिनेशन प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री ऐसा माना जा रहा है कि जब तक डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती, जब तक वो विमेन एंड मैन पे दोनों पे फोकस करें। कहने का मतलब बेल्डर्स यही बताती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हैं कि कंट्री डेमोक्रेटिक है और आप कंट्री की आधी पॉपुलेशन पे काम ही नहीं कर रहे थे, आधी पॉपुलेशन पे काम कर रहे, तो ये कंट्री क्या ट्रूली डेमोक्रेटिक हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यही चीज़ बताती है, और ये भी बताती है कि पहले जो एडल्ट सफरेज मूवमेंट हुए थे तो उसमें विमेन के लिए इतना ज़्यादा काम नहीं हुआ था। सिर्फ मैन के लिए एडल्ट सफरेज मूवमेंट की बात हुई थी, विमेन को राइट्स तो दे दिए गए, लेकिन बोलते हैं ना सिर्फ ऑन पेपर राइट्स दिए गए। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर विमेन को राइट्स दे दिए गए, लेकिन ये नहीं देखा गया कि क्यों विमेन जो है आगे नहीं आ पा रही। और यही चीज़ जो है बेल्डर्स बताती है कि विमेन का रोल अभी तक इतना कम क्यों है, और विमेन से ये कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा किसी से कि क्यों विमेन जो है आगे नहीं आ पा रही है, और फोकस सिर्फ और सिर्फ मैन पे ही क्यों है। तो यही सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है कि भाई मैन ज़्यादा है, ठीक है, मैन की बात नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जा रही है। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी है कि विमेन को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी जा रही है। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिलता है कि क्यों ऐसा है कि डेमोक्रेटिक रिजाइम्स में विमेन जो है कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिल रहा है कि पीछे है। ऐसा क्यों है? ये सारे फैक्टर्स जो है इंपॉर्टेंट है जब आप जो है स्टडी करते हैं जेंडर लेक्यूना को। तो सेकंड अप्रोच ये बताती है कि विमेन की जो भी तरीके का अगर आप देखें कि डिसीजंस जो है ये कभी भी जो है डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस में कंसिडर नहीं किए जाते।
वैली वैली बंस भी इसी बारे में बताते हैं कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं मास मोबिलाइजेशन पे बेस पे, तो क्या ऐसा होता है कि वहाँ पर सही में विमेन का भी पार्टिसिपेशन है? तो ये एक तरीके का क्वेश्चन है कि जो जो अगर आप देखते हैं कि विमेन भी पार्टिसिपेट कर रही है, मैंने अभी आपको बताया, और मैन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि विमेन जो होती है उनकी खुद की पॉलिटिकल वॉइस नहीं होती, और वो वही करती है जो उनके हस्बैंड या फिर उनके पेरेंट्स या मतलब उनके फादर या उनका सन, जो भी उनके फैमिली में डोमिनेंट मेंबर है जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, वही उनकी भी सोच होती है। उनका क्या खुद का कोई पॉलिटिकल कल्चर एग्जिस्ट करता है, ये चीज़ जो है सोचने लायक है। और यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि हो सकता हमको बहुत अच्छे से देखने को मिलता है कि कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है, कोई कंट्री ऑटोक्रेटिक है, हम बड़े आसानी से कह देते हैं। लेकिन ये कंट्री डेमोक्रेटिक होने के बावजूद क्या वो ट्रूली डेमोक्रेटिक है या नहीं है, ये चीज़ को हम कभी भी डिस्कस नहीं करते। जैसे कि इंडिया में बताया जा रहा है कि इंडिया में बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं सोशल इविल्स एग्जिस्ट करते थे। हिंदू सोसाइटी में बेसिकली बहुत सारे आप देख सकते हैं, देवदासी प्रथा आप देख सकते हैं। एक ऐसी प्रथा जिसमें आपको मतलब एक तो विडो रीमैरिज पे बैन था, उसके बाद आप सती प्रथा देख सकते हैं। बहुत सारे जो है वेमेन के अगेंस्ट जो है इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती थी, और अभी भी कुछ रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया में एग्जिस्ट करती होगी। तो अब जो है क्या कहते हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से ये सारी इक्वालिटीज को मतलब ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज को खत्म तो करा गया, बट इसके बाद हमको देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाद भी जो है अभी भी जो डेमोक्रेटिक रिजाइम स्टैब्लिश हो पाई है, तो इसमें क्या हम ये देख सकते हैं कि विमेन का रोल है या नहीं है? क्या ये सही में डेमोक्रेटिक रिजाइम है या सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल डेमोक्रेटिक रिजाइम है? ऑन पेपर जो है ये एक तरीके की डेमोक्रेटिक रिजाइम है। तो बात ये आती है कि अभी तक के जो विमेन मूवमेंट्स हैं वो ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि विमेन को सिर्फ इनइक्वालिटी के अगेंस्ट लड़ना था, सती प्रथा के अगेंस्ट लड़ना था, जौहरी सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जिसके खिलाफ आज भी विमेन लड़ रही है, और आज भी जो है आपको देखने को मिलता है कि विमेन जो है बाहर नहीं आ पाई है बहुत सारी चीज़ों से। तो ये स्कॉलर्स जो है अक्सर विमेन को एक तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं कि हाँ, विमेन मूवमेंट्स इतने थे। अभी भी विमेन मूवमेंट्स है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि देयर इज अ नीड की एक जेंडर लेकुना हो रहा है इन पॉलिटिकल सिस्टम। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी देखने के लिए। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी है, मुझे नहीं पता कैसी मूवी है, बट यहाँ पर आपको बताया गया है कि दलित वुमेन के स्ट्रगल के बारे में है, तो मुझे इसके बारे में टोटली नो आइडिया। सो आगे बढ़ते हैं हम। जेंडर लक्यूना अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस, तो हमें ये देखना है कि क्या हमने अचीवमेंट किए हैं इन दी पास्ट फ्यू डिकेड्स, और अभी क्या क्या चैलेंजेस और आगे है। बहुत सारे आप देख सकते हैं कि स्कॉलर्स अब इस फील्ड में रिसर्च करने लग गए हैं, और इसे एज अ सब फील्ड जो है स्टडी कर रहे हैं। अब कंपैरेटिव स्टडीज़ में जो है फेमिनिस्ट को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि अक्सर फेमिनिस्ट को जब इम्पोर्टेंस दिया जाता है तो कंपैरेटिव स्टडीज़ ही भूल दी जाती है। जैसे अभी हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे, लेकिन जब हम वुमेन की बात करने लग जाएंगे तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किस तरीके से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है? तो इसमें दो स्ट्रेटेजीज हमें अपनानी है अगर हमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स स्टडी करनी है तो, जो कि लेस्ले ने बताई है, विच इज़ अ स्कॉलर। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि वहाँ पे बताने की कोशिश की जाती है कि जितने भी डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको अकाउंट में लेना है, और फिर आपको जो है एक कंट्री को जो है उससे कंपेयर करना है। सेकेंडली आपको ये देखना है कि ये जेंडर को आपको दूसरे दूसरे एरियाज में भी स्टडी करना है, ठीक है? जेंडर को आपको दूसरे एरियाज में स्टडी करना है, मतलब एक विमेन का क्या इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल प्रोसेस में, ये भी आपको स्टडी करना है। एक जो प्रॉब्लम आ रही है सोचने की वो ये है, मोनालिना ब्रुक बताती है कि बेसिक आइडिया इज दैट कि अक्सर जब हम विमेन की बात करते हैं तो विमेन को सोशल मूवमेंट्स में, इरेडिकेशन ऑफ इनइक्वालिटी में, ये सब हम चीज़ें डिस्कस करते हैं फेमिनिस्ट स्कॉलर्स। लेकिन अक्सर जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में विमेन को स्टडी करने का अभी तक की कोई भी तरीके का स्ट्रक्चर जो है नहीं बनाया गया है। हमने अभी तक के इलेक्शन ट्रेंड्स को स्टडी नहीं किया है। मैंने अभी आपको बताया कि अभी पूरे वर्ल्ड में जो है विमेन सफरेज है, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पर विमेन सफरेज नहीं है, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। बट पॉइंट इज दैट कि विमेन सफरेज हर जगह लीगल होने के बावजूद हम अगर देखें कि कितनी विमेन वोटिंग करने जाती है, वोटिंग के बीच में कितना डिफरेंस है मैन एंड विमेन में, वो तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अपने आप में क्या विमेन अपने आप को अलग तरीके से पॉलिटिकली आइडेंटिफाई कर पा रही है या नहीं, ये सारी फैक्टर्स भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो हमें ये चीज़ समझनी है कि किस तरीके से स्टेट पॉलिसीज़ जो है वो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है कि जेंडर को इन्फ्लुएंस करती है और जेंडर नॉर्म्स किस तरीके से पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। दोनों चीज़ें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है, ये हमें समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के केस में कुछ नए-नए लॉस आ रहे हैं जो जेंडर की इक्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं और सिमिलरली जेंडर किस तरीके से पॉलिटिक्स को शेप कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें समझने की ज़रूरत है। इसमें एक और पॉइंट ये है कि हमें जब हम ये सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में से स्टडी नहीं करना है, इसे हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में भी हमें इसे स्टडी करना है। ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब देखिए हमेशा से जो डिबेट चलते रहता है पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हमेशा पॉलिटिक्स को इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से भी जोड़ते हैं, जैसे कि फैमिली, जैसे कि सोशल इंस्टीट्यूशन, स्कूल, हॉस्पिटल्स, ये सारे स्ट्रक्चर से जो है जोड़ते हैं। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि जब हम ये सारे स्ट्रक्चर से फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो है इसको जोड़ते हैं तो हमें जो है और ज़्यादा ज़रूरत है कि कंपैरेटिव एनालिसिस में भी हम जेंडर लेकुना को पढ़ें। तो अलग-अलग तरीके से जो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देने के लिए चीज़ें हो रही है। एक कॉन्सेप्ट है रिजर्व सीट का, जैसे कि आपको पता है विमेन को रिजर्व सीट दी गई है। सबसे ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है रवांडा एक कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है विमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सेकेंडली आता है पार्टी कोटास एक मेथड है जहाँ पर विमेन एक पॉलिटिकल पार्टी विमेन के लिए कोटा बनाती है। अब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को डर लगता है कि भई अगर हमने कोटा नहीं बनाया तो शायद हमको पॉलिटिकल मतलब हमें वोट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तीसरा लेजिस्लेटिव कोटा ये होता है, रिसेंटली लैटिन अमेरिका में आया है। सिमिलरली ये चीज़ में लॉ में मतलब ये बता दिया गया है कि हर लॉ डिफाइन कर दिया गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इतना इतना कोटा जो है विमेन को देना है। तो विमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए अब बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं। फ्रांस ने भी एक लॉ पास किया था, ठीक है, लेकिन 2000 में, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ 26% ही जो है विमेन लेजिस्लेटर इंक्रीज हो पाई है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है और ये भी चीज़ देखने को मिलता है कि विमेन जो डोमिनेंट पोजीशंस पे भी हमको देखने को नहीं मिलती, ठीक है, डोमिनेंट पोजीशंस पे भी हमको देखने को नहीं मिलती, यानी हेड वगैरह में हमको देखने को नहीं मिलती। नाउ टॉकिंग अबाउट यूएसए एंड विमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो विमेन पार्टिसिपेशन इतना भी अच्छा कुछ नहीं है यूएस में जितना यूएस बोस्ट करता है। 17% विमेन पार्टिसिपेशन है, लेकिन उसके बावजूद ये दूसरी कंट्रीज के कंपैरिजन में अच्छा है। और इसमें बेसिकली आइडिया ये है कि ये कंट्री ये नहीं कहता कि इक्वल राइट्स रहेंगे मैन एंड वेमेन के बीच में, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। यूएस अपने आप को बहुत बोस्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली 68 नंबर पे आता है जब विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। हम उसको अक्सर एग्जांपल देते हैं कि ये मदर है डेमोक्रेसी का, या फिर इसे कहते हैं कि इट इज़ अ ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आपको देखने को मिलता है कि फिर भी जो है विमेन वहाँ पर इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती है और एक ये जो इशू है विमेन वोट का, ये अभी भी बना हुआ है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि हो सकता है विमेन भी आगे नहीं आना चाहती, बिकॉज जब विमेन इन फील्ड्स में आगे आती है, हो सकता है वो इनसिक्योर फील कर रही हो और वो जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है विमेन होने के डिसएडवांटेजेस वहाँ पर फील करेगी, इसलिए वो नहीं आना चाहती हो। अल्दो वहाँ पर विमेन जॉब कर रही है, लेकिन दूसरी सॉफ्ट फील्ड्स जो है वो ज़्यादा प्रेफर करती है एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिक्स फील्ड से ज़्यादा दूसरी फील्ड्स को ज़्यादा जो है वो प्रेफर करती है। तो यही तरीके के आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है जेनिंडा अर्डन का इन न्यूजीलैंड, जो कि कहीं ना कहीं वेलफेयर के मतलब उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, वेलफेयर के लिए खड़ी होती है और टेररिज्म के अगेंस्ट जिस तरीके से वो खड़ी थी उससे बहुत सारी लेडीज़ जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्पायर होती है। केस स्टडी आपको दी गई है कि आप अभी तक के जितने भी विमेन लेजिस्लेटिव असेंबली की पार्ट बन चुकी है उसका आप जो है डेटा कलेक्ट कीजिए। अब नाउ टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो इंडिया तो सबको कहता है कि सबको राइट मिलेगा, बेस्ड ऑन द कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि क्या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है इंडिया में, क्या हर सिटीजन सही में इंडिया में इंक्लूडेड है। अगर आप माइनॉरिटीज़ को देखें तो अभी की अगर आप लेजिस्लेटिव असेंबली को देखें या पॉलिटिकल पार्टी को देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी प्रेजेंटली जो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हो रही है उसमें माइनॉरिटी को भी सीट्स नहीं दी जा रही है। विमेन को छोड़ दीजिए, विमेन तो समझ लीजिए 50% ऑफ द नेशन है, लेकिन उसके बाद भी उनको उतनी सीट और रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। सेकेंडली फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन में सिर्फ 5% ही विमेन थी और 16% आते आते सिर्फ 16 लोकसभा इलेक्शन आते आते सिर्फ 11% विमेन रिप्रेजेंटेटिव सामने आ पाई है।
ना। इंडिया का एक टाइम आपको पता है सिर्फ एक ही प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अभी तक के वो रह चुकी है विमेन, दैट इज इंदिरा गांधी। एंड उसके बाद आपको देखने को मिलता है अभी की फाइनेंस मिनिस्टर जो है एक विमेन है, अभी के प्रेसिडेंट हमारे पास विमेन है, ठीक है। निर्मला सीतारमन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है विमेन है, और जो आपको देखने को मिलता है द्रौपदी मुर्मू आपको प्रेसिडेंट जो है वो देखने को मिलता है विमेन है। विमेन रिजर्वेशन बिल इन 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन वो अभी तक के अटका हुआ था 2013 में, क्योंकि वहाँ पर मतलब उस टाइम पे जो है वो पास नहीं हो पाया। कोशिश की जा रही थी कि 33% सीट रिजर्व कर दी जाए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक के कोई भी तरीके का उस पर एक्शन नहीं दिया गया है। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था जो लोकल गवर्नमेंट का पास किया गया था, उसमें 1/3 सीट्स रिजर्व हो चुकी है विमेन के लिए विलेज पंचायत में। लेकिन अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया में ये प्रॉमिस किया गया था 2013 से कि पार्टी चेंज होगी तो विमेन बिल पास होगा, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि कोई विमेन बिल पास होने की बात नहीं की जा रही है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर की जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में बहुत अजीब तरीके से चीज़ों को इलेक्ट करती है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। यहाँ पर जैसे कि इलेक्शंस आते हैं तो डेवलपमेंट की बात भी नहीं होती। यहाँ पर बात होती है मंदिर मस्जिद की, कास्ट की, रिलीजन की, ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंस दी जाती है जब कोई भी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी अपने जेंडर इलेक्शन जेंडर कोटे में ये बताती है कि हम ये करेंगे, पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यही सारी चीज़ों के ऊपर जो है इलेक्शन बेस्ड होता है। इनफैक्ट कभी कभी तो फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर से ले लिया, एक जाट है या कोई भी है उसमें से उन्होंने एक मेंबर ले लिया, तो अब उनका पूरी पार्टी का सपोर्ट जो है उनको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग तो सिर्फ अपने फैमिली मेंबर्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में, ताकि वो वोट कर सकें। और इंडिया हमेशा से पैट्रियार्कल रही है, जिसकी वजह से विमेन को इतना आगे आने का मौका नहीं मिलता, और विमेन को बहुत सारे रूल्स डिफरेंट भी निभाने होते हैं। तो वुमेन के जो रोल्स डिफाइंड है सोसाइटी में, उसकी वजह से भी विमेन जो है वो पॉलिटिक्स में आती भी नहीं है, उनको इंकरेज भी नहीं किया जाता है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो कुछ स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो है आपको देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, केरला में हाईएस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, और 2010 में जो है उन्होंने 50% रिजर्वेशन दे दिया था वेमेन को। और दूसरी बात करते हैं, ओडिशा ने भी 33% रिजर्वेशन लगा दिया है, राजस्थान ने 50% रिजर्वेशन लगाया है, ग्रास रूट लेवल पे लगाया है, तमिलनाडु में 50% रिजर्वेशन लगाया है, और बिहार ने भी 2006 में 50% रिजर्वेशन लगाया है। लेकिन बात ये भी है ना कि सिर्फ रिजर्वेशन लगाने से नहीं होने वाला है। तो हो रहा क्या है पता है आपको, रिजर्वेशन के नाम पे विमेन को खड़ा कर देते हैं, एंड उसके पीछे जो जितना भी पॉलिटिक्स जो है वो कौन करता है, मैन ही करता है, ठीक है। तो ये बात अलग है। खैर, अब यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट पॉलिसीज जो इंडिया ने अडॉप्ट की है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में, ठीक है। सेक्स रेशियो को ठीक करने के लिए और एजुकेशन प्रमोट करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लॉन्च हुई। और उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान जो है, बेसिकली ये जैसे कि वेमेन को जो है ओपन डिफिकेशन का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वन मोर थिंग इज महिला हाट लॉन्च हुआ 2016 में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। तो जेंडर इक्विटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता है पॉलिटिक्स में भी। और अभी हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है विमेन को सामने आने में, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरीके से उसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्या रिजर्वेशन काफ़ी है, क्या कोटा बनाना काफ़ी है, क्या कुछ और भी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी जिसकी वजह से विमेन जो है आगे आ पाएगी। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम्स हमको जो है हमारे सामने है, और ये सारी प्रॉब्लम्स को जो है हमें सॉल्व भी करना है। तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आ चुका हो। बहुत इजी सा चैप्टर है, कोई भी डिफ़िकल्ट चैप्टर मुझे लगा नहीं है, ये बहुत इजी सा चैप्टर है और ये आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का जो कंप्लीट सिलेबस है और कंप्लीट आपका जो पेपर है सेमेस्टर 2 के लिए ख़त्म हो जाता है। तो कूडोज टू यू एंड मी, बहुत अच्छा लगा ये जर्नी में अगर आपने इसको फॉलो किया है स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 1 से। तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स जो है एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपने वीडियोज़ को इन्जॉय किया होगा। और अगर आप मेरे मेंबर बनना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप टैब में जाकर ऑफर्स चेक कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कि हम इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।